दोस्तों, आज आई एक्सप्लेन हॉलीवुड मूवीज के पिटारे से आपके सामने पेश है सत्य घटना पर आधारित एक ऐसे खूंखार हत्यारे की कहानी जिसने 150 से भी ज्यादा महिलाओं को अपना शिकार बनाया, जिसने पूरे 2 दशक तक सैन फ्रांसिस्को में दहशत मचा रखी थी। यहाँ तक कि वो सन की खूनी कत्ल करने से पहले पुलिस को खत भी लिखता था और उन्हें हिंट भी देता था। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि इन सब के बावजूद भी पुलिस उसे आज तक नहीं पकड़ पाई। ये कहानी इतनी खौफनाक है कि इसे देखने के बाद कुछ लोगों ने तो अपना सर पकड़ लिया। इस मूवी को 2007 की सबसे बेहतरीन मूवी का खिताब भी हासिल है। मूवी का नाम है ज़ोडिएक और इसकी IMDb रेटिंग है 7.7। इस कहानी की शुरुआत 4 जुलाई 1969 से होती है, जहां डार्लेंस नाम की एक शादीशुदा महिला अपने बॉयफ्रेंड माइक को उसके घर लेने आती है और दोनों ही कुछ प्यार भरे पल गुजारने के लिए लवर्स पॉइंट पर जाते हैं। ये जगह अक्सर सुनसान होती है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी एक गाड़ी उनके पीछे से आती, लेकिन वो थोड़ी देर में वहाँ से चली जाती है। फिर चंद मिनटों बाद ये गाड़ी दोबारा वहाँ आती है और धीरे धीरे उनके पास आने लगती है। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, गाड़ी से एक अजनबी शख्स उतरता है और उन्हें गोलियों से भून डालता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सन की आदमी खुद ही पुलिस को फोन करके खबर भी देता है और पिछले महीने हुए एक मर्डर का जिम्मा भी अपने ऊपर ले लेता है। वाकई में दोस्तों, इसकी दिलेरी का कोई जवाब नहीं। इसके बाद हमारी कहानी सैन फ्रांसिस्को की तरफ मुड़ जाती है, जहां हमें रॉबर्ट ग्रे स्मिथ नाम के एक शख्स से रूबरू कराया जाता है, जो अपने बेटे को स्कूल छोड़कर ऑफिस पहुंचता है। पेशे से वो उस दौर के सबसे बड़े न्यूज़पेपर सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल्स में कार्टूनिस्ट का काम करता था। अब उनके ऑफिस में एक मीटिंग चल रही होती है, जहां पर स्टाफ के सभी लोग न्यूज एजेंसी को और ऊंचाइयों पर पहुंचाने में अपना अपना सुझाव दे रहे थे। इन्हीं में एक शख्स था क्राइम रिपोर्टर पॉल एवरी, जो सबके सामने खुद को इंटेलिजेंट दिखाने की कोशिश कर रहा था। इस बीच ऑफिस में एक खत पहुंचता है, जिसे पढ़कर एजेंसी के मालिक के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये लेटर उसी खूनी का था जिसने कुछ दिनों पहले पार्क में डार्लेंस और उसके साथी माइक का कत्ल किया था। इसके साथ ही वो खूनी पिछले चंद महीनों में होने वाले सभी खून का जिम्मा भी अपने सर पर ले लेता है और न्यूज एजेंसी को इसे अगले हफ्ते तक पेपर में छापने के लिए कहता है। साथ ही वो उन्हें धमकी भी देता है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कुछ दिनों बाद कत्ल का सिलसिला बढ़ जाएगा। और तो और आपको जानकर हैरानी होगी कि खत में खूनी ने कुछ ऐसे सुराग भी छोड़े थे जिन्हें सॉल्व करके मीडिया एजेंसी उस तक पहुंच सकती है। ये सब सुनकर पॉल काफी सीरियस हो जाता है और इसे अखबार में छापने की सलाह भी देता है। लेकिन रॉबर्ट को लगता है कि अगर हमने इस पजल को पेपर में छाप दिया तो भी खूनी खुद तक किसी को भी नहीं पहुंचने देगा और इसी तरह लोगों को मारेगा। इसके साथ ही रॉबर्ट उस पजल से जुड़ी कई और बातें भी अपने साथियों को बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता और वो सब उस लेटर को FBI के पास भी छानबीन के लिए भेज देते हैं। पॉल को मालूम पड़ता है कि हत्यारे ने ऐसे खत शहर की बाकी न्यूज एजेंसीज को भी भेजे हैं, जिस पर चीफ सबसे कहता है कि जल्द से जल्द इस कहानी को तैयार करो और कल के न्यूज़पेपर में इसे किसी भी कीमत पर छापना है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये पजल अगले दिन के अखबार में छप जाता है, जहां सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि खूनी ने हर न्यूज एजेंसी को अलग अलग रहस्यमयी पजल्स भेजे थे, जिस पर आधा शहर कंफ्यूज था। वहीं ऑफिस में पॉल रॉबर्ट को वो पजल सुलझाते हुए देखता है तो उससे कहता है कि तुम इसमें फालतू परेशान हो, सुबह ही एक हिस्ट्री टीचर ने इसे कब का सॉल्व कर लिया है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि रॉबर्ट ने पजल्स की जो आखिरी कड़ी जोड़ी थी वो बिल्कुल सटीक बैठी थी, जिससे पॉल को समझ आ जाता है कि वो कितना इंटेलिजेंट है और दोनों इस केस में काम करने का फैसला करते हैं। इसके बाद क्रॉनिकल्स के ऑफिस में एक और लेटर आता है, जिसमें हत्यारे ने इस बार अपना खुद का एक नाम भी दिया था और वो नाम है हमारी कहानी का टाइटल ज़ोडिएक। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन कातिल का अभी तक कोई नामो निशान नहीं मिला और इसी के कुछ दिनों बाद ब्रायन और सिसिलिया नाम के कपल दिखाए जाते हैं, जो एक लेक के किनारे सुकून के पल बिता रहे थे। तभी सिसिलिया को एक आदमी काली पोशाक पहनकर उसकी तरफ आते दिखता है। उसे देखकर वो काफी डर जाती है। ब्रायन को लगता है कि वो चोरी करने के लिए आ रहा होगा, इसलिए वो अपना सारा पैसा और जरूरी चीजें उसके सामने फेंकने लगता है। पर ये कोई और नहीं बल्कि वही ज़ोडिएक खूनी होता है, जो सिसिलिया और ब्रायन को बांधकर फिर उन्हें चाकू से मौत के घाट उतार देता है और जाने से पहले वो उनकी कार में एक मैसेज भी छोड़ता है, जिस पर एक गन शॉट का सिंबल बना हुआ था और ऐसा ही निशान ज़ोडिएक के कपड़ों में भी बना हुआ था। पर इस हमले में ब्रायन की जान बच जाती है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो अपनी किस्मत से बचा या फिर ज़ोडिएक ने उसे जानबूझकर छोड़ दिया।
ज़ोडियाक से जुड़ी सबसे हैरत अंगेज बात ये थी कि वो सिर्फ कपल्स को ही अपना शिकार बना रहा था, खास तौर पर महिलाओं को, और ये बात रॉबर्ट को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। तभी रॉबर्ट को ज़ोडियाक के पुराने लेटर में लिखी एक बात याद आती है, जो थी द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ टाइम इज ह्यूमन। ये लाइन एक किताब से ली गई थी, जिसका मतलब है सबसे खतरनाक खेल। रॉबर्ट पॉल को बताता है कि इस किताब के ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें हत्यारा अपने शौक के लिए लोगों का खून किया करता था। उस मूवी के किलर का नाम भी जेड से शुरू होता है। इस घटना के बाद शहर में कर्फ्यू लग जाता है। पुलिस हर तरफ खूनी को ढूंढ रही थी, मगर वो अभी तक हाथ नहीं लगा था। शाम के समय ट्रैफिक का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ पर एक टैक्सी में ज़ोडियाक बैठा हुआ था और एक सुनसान जगह पर जाकर वो उस टैक्सी ड्राइवर को मार देता है। हालांकि इस बार वो खुद इसका पता पुलिस को नहीं पहुंचाता, बल्कि एक औरत इसके बारे में पुलिस को बताती है। फिर घटना स्थल पर हम दो पुलिस ऑफिसर्स डेव और बिल को देखते हैं, जो कि इस मर्डर की छानबीन करने के लिए वहां पहुंचे होते हैं। ये सैन फ्रांसिस्को शहर का पहला मर्डर था, क्योंकि अभी तक के बाकी मर्डर्स कैलिफोर्निया और उसके आसपास की जगह पर हुआ था। कुछ चश्मदीदों की माने तो वो खूनी 6 फीट के आसपास का था, और वो एक व्हाइट मैन था जिसने रात में भी चश्मा पहना हुआ था। इस मर्डर के अगले ही दिन क्रॉनिकल्स के दफ्तर पर खूनी का एक और खत आता है, जिसमें उसने इस बार उस टैक्सी ड्राइवर के खून से सना कपड़े का टुकड़ा भेजा था। साथ ही साथ उसने खत में बड़े ही मजाकिया अंदाज में पुलिस का मजाक भी उड़ाया था, जहां वो पुलिस को बेवकूफ बताते हुए कहता है कि उस शख्स को मैंने नहीं मारा था, और अगर यकीन ना हो तो इस ब्लड सैंपल से उसके खून की जांच करवा लेना। पर हंसी की बात तो ये थी कि पुलिस इतनी बेवकूफ है कि मैं पूरी रात बगल के पार्क में ही बैठा रहा, लेकिन घटना स्थल की जगह को छोड़कर वो कहीं भी मुझे ढूंढने के लिए नहीं गए। साथ ही साथ उसने ये भी लिखा था कि अगली बार उसका शिकार एक स्कूल बस होगी। तभी वहाँ टैक्सी ड्राइवर के खून का नमूना लेने के लिए डेव आ जाता है। उसे अभी तक तो ये एक मामूली मर्डर लग रहा था, लेकिन लेटर को पढ़ने के बाद उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कोई मामूली मर्डर नहीं, बल्कि ज़ोडियाक नाम के पेशेवर खूनी का काम है। यानी कि अब वो खूनी उसके शहर में भी आ चुका था। दिन ब दिन इस खूनी को लेकर पुलिस प्रशासन के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद ये लोग सबसे पहले उन खतों को ले जाकर एक हैंडराइटिंग प्रोफेशनल को दिखाते हैं, और यहाँ उन्हें ये मालूम पड़ता है कि इन सभी लेटर्स को एक ही शख्स ने लिखा था। और फिर वो उस स्कूल बस वाली खबर को टीवी पर प्रदर्शित कर देते हैं, ताकि लोग चौकन्ने हो सके। सैन फ्रांसिस्को की पुलिस अब बाकी शहरों की पुलिस के साथ मिलकर काम करने लगी थी, और छानबीन के दौरान उन्हें कातिल के पैरों के निशान मिल जाते हैं। वो 10 नंबर का जूता पहनता था, जो कि मिलिट्री कैंप में ही मिला करते थे। साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि डार्लेंस के कत्ल के दौरान उसका बॉयफ्रेंड माइक जिंदा बच गया था, लेकिन वो इतना डरा सहमा होता है कि पुलिस से इस बारे में बात करने से हिचकिचाता है। ऐसे में ना जाने कितने दिन बीत जाते हैं, लेकिन किसी को भी ज़ोडियाक का कोई भी अता पता नहीं था। यहाँ तक कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि ज़ोडियाक आखिर में लोगों को मार क्यों रहा है। ऐसे ही एक रात ऑफिसर डेव के पास एक फोन आता है कि जहाँ उन्हें मालूम पड़ता है कि कोई शख्स खुद को ज़ोडियाक बता रहा है, और वो कल सुबह केजीओ टीवी मॉर्निंग शो पर होस्ट जिम डुनबार के साथ साथ मशहूर वकील मेलविन बेली से बात करना चाहता है। अब डेव और उसका साथी आर्मस्ट्रॉन्ग मेलविन बेली को सुबह 5 बजे उठाकर स्टूडियो लेकर आते हैं और उसे समझाते हैं कि वो हत्यारे से कहीं एकांत की जगह पर मिलने की मांग करें और उसके फोन को ट्रेस करने के लिए 15 मिनट से ज्यादा बात करने की कोशिश करें। अब लाइव शो शुरू होता है। ज़ोडियाक अपना नाम सैम बताता है और उससे कहता है कि उसे माइग्रेन की दिक्कत है, जिसकी वजह से वो लोगों की हत्याएं करता है। और ये सब उसे तब से शुरू हुआ जब उसने एक बच्ची को अपनी जिंदगी में पहली बार मारा था। मेलविन और आर्मस्ट्रॉन्ग उसे बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे बेहद चालाक था और 15 मिनट होने से पहले ही फोन कट कर देता है। वो दोबारा फोन लगाता है और उनसे कहता है कि मैं अपने माइग्रेन के दर्द को लेकर बहुत परेशान हूँ। जब तक ये दर्द मुझे होता रहेगा, मैं लोगों की हत्याएं करता रहूंगा। इस पर मेलविन उसे भरोसा दिलाता है कि वो इसमें उसकी मदद कर सकता है, जिस पर ज़ोडियाक उसे 15 मिनट के अंदर सेंट मैरी चर्च में बुलाता है। मेलविन से पहले वहाँ पुलिस पहुँच जाती है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी ज़ोडियाक उनके हाथ नहीं लगता। अगले दिन क्रॉनिकल्स के दफ्तर में फिर से एक बार ज़ोडियाक का खत आता है, जिसमें वो पुलिस वालों का भर भर कर खूब मजाक उड़ाता है और अपने लेटर में उसने बम बनाने के साथ साथ कुछ तस्वीरें भी भेजी थी, जिसे देखकर चीफ और बाकी पुलिस कर्मियों के तो होश ही उड़ जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है
कि ये इंसान कितना खतरनाक है। काफी दिनों से किलर के चक्कर में परेशान रॉबर्ट और पॉल एक बार में मूड फ्रेश करने जाते हैं। थोड़ी बहुत हंसी मजाक के बाद रॉबर्ट पॉल को बताता है कि वो इस किलर के ऊपर पर्सनली भी रिसर्च कर रहा है और उसे मालूम पड़ा है कि वो खूनी अपने सारे पजल कोड एक किताब से लेकर बनाता है और इस किताब का नाम ज़ोडियाक अल्फाबेट है। खास बात तो ये है कि इस इन्वेस्टिगेशन में रॉबर्ट जैसे कार्टूनिस्ट का कोई भला नहीं होने वाला था। वो तो बस इस हत्यारे के पीछे इसलिए लगा था क्योंकि उसे इस पहेली को सुलझाना था। धीरे धीरे इस बात को 1 साल बीत जाते हैं, लेकिन ज़ोडियाक अभी भी एक गुमनाम नाम बना हुआ था। फिर हम देखते हैं कि कैथलीन नाम की एक महिला अपने छोटे बच्चों को लेकर रात के समय ड्राइव कर रही थी। तभी उसकी गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी आती है जिसमें बैठा आदमी उसे गाड़ी रोकने का इशारा करता है और जब वो अपनी गाड़ी रोकती है तो वो उससे कहता है कि आपकी गाड़ी के पीछे का टायर थोड़ा लूज है, मैं उसे सही कर देता हूँ। लेकिन वो उस टायर को टाइट करने की बजाय कुछ और ही कर देता है, जिसके बाद वो आदमी और कैथलीन अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। पर थोड़ी ही दूर पर कैथलीन की गाड़ी का टायर कार से अलग हो जाता है और गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाती है, जिसके बाद वो आदमी दोबारा उसके पास आता है और उसे लिफ्ट देने की बात करता है। कैथलीन को थोड़ा शक होता है, लेकिन रात में उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था, इसलिए वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है, जहाँ पर वो शख्स अपनी गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे तेज करने लगता है और अपनी गाड़ी रोकता ही नहीं। कैथलीन गाड़ी रोकने को कहती है, लेकिन वो नहीं मानता और उसके बच्चों को जान से मारने को बोलता है। इससे कैथलीन डर जाती है और बीच सड़क पर ही गाड़ी से कूद जाती है। हालांकि किसी तरीके से एक ट्रक वाला उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद काफी समय बीत जाता है और ज़ोडियाक ऐसे ही खून कर करके मीडिया को खत भेजता रहता है। यहाँ तक कि अपने लेटर्स में वो पुलिस का हर जगह मजाक उड़ाता रहता है और वो लोगों को मारने की कहानी ऐसे भेजता था जैसे उसके लिए ये कोई खेल हो। उधर पॉल को लगता है कि ज़ोडियाक लेटर भेजकर उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है। वो एक धोखेबाज है और उसे सिर्फ फेमस होना है, जिस पर पॉल रॉबर्ट को एक पुरानी लाइब्रेरी में लेकर जाता है और सबूत के तौर पर कुछ अखबार दिखाता है जिसमें छपी कुछ आपराधिक घटनाओं की कहानी ज़ोडियाक अपने लेटर में छाप रहा था। यानी कि वो दूसरों के हत्याओं को भी अपने सर पर ले रहा था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे खौफ खाएं। यही नहीं, रॉबर्ट उस खूनी का भांडा फोड़ते हुए ज़ोडियाक नाम की एक कंपनी का लोगो दिखाता है, जिससे साफ समझ में आ रहा था कि उसने अपने लोगो को भी कॉपी किया था। पॉल रोजाना खूनी के ऊपर कोई ना कोई आर्टिकल लिख रहा था। वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था और खूनी भी ना जाने कहां गुम हो गया था। पिछले कई महीनों से ना शहर में कोई मर्डर हुआ था, ना ही कोई लेटर आ रहा था। सबको लगने लगा था कि खूनी वहां से भाग खड़ा हुआ। तभी एक दिन पॉल के पास एक लेटर आता है जिसमें किसी के खून से सने कपड़े थे, जिसे देखते ही उसे समझ में आ जाता है कि ये लेटर ज़ोडियाक का है। उसने पॉल को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद पॉल डेव से गन मांगता है और आत्मरक्षा के लिए प्रैक्टिस करने लगता है। इसी दौरान पॉल को एक शख्स का फोन आता है जो उसे बताता है कि उसके पास ज़ोडियाक से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां हैं जो इस केस में मदद कर सकती हैं, और वो कुछ ही देर में उसकी बताई जगह पर जानकारियां लेने चला जाता है। लेकिन पॉल उस शख्स से मिली जानकारी के बारे में ना तो अपने ऑफिस स्टाफ को बताता है और ना ही पुलिस कर्मियों को। उल्टा वो टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए बताता है कि उसे ज़ोडियाक से जुड़ा एक जरूरी सुराग मिल गया है जो उसके पहले मर्डर से जुड़ा हुआ है। इसके बाद डेव और उसकी टीम रिवर साइड के लिए निकल पड़ते हैं। उनमें पॉल भी होता है। छानबीन के दौरान डेव को मालूम पड़ता है कि कुछ साल पहले इस शहर में जेरी नाम की एक लड़की का भी कत्ल हुआ था और उसके खूनी ने भी ज़ोडियाक की तरह ही मीडिया को खत लिखा था। और तो और जब वो लोग उसकी हैंडराइटिंग को मिलाते हैं तो दोनों लेटर्स की हैंडराइटिंग एक जैसी होती है, जिससे ये साफ हो जाता है कि यकीनन ज़ोडियाक ही जेरी का कातिल है, या फिर वो जेरी के खून की आड़ में खुद की पहचान बनाना चाहता है। अब ज़ोडियाक एक खूनी के तौर पर काफी प्रसिद्ध हो गया था। हर तरफ उसकी चर्चाएं थी, यहाँ तक कि बड़े बड़े अपराधी भी उसके किस्से और कहानियां सुनाया करते थे। धीरे धीरे 8 महीने और बीत जाते हैं और इसी बीच एक दिन डेव को एक शख्स मिलता है जो उन्हें ऑर्थन नाम के एक आदमी के बारे में बताता है। वो डेव को बताता है कि उसके स्कूल में ऑर्थन नाम का एक शख्स काम किया करता था और वो बताता था कि वो जब भी कभी किसी का मर्डर करेगा तो अपना नाम ज़ोडियाक रखेगा। ऑर्थर दिमागी तौर से ठीक नहीं था। वो छेड़खानी के जुर्म में जेल भी काट चुका था। वो एक मिल में काम करता था। बीते कई सालों में ये डेव के लिए पहला सुराग था जो उसे कातिल तक पहुंचाने वाला था। डेव और उसका साथी आर्मस्ट्रॉन्ग ऑर्थर से मिलने जाते हैं, जहां पुलिस वालों को देखकर वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता। उसके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं थी, यहाँ तक कि उसके जूते का साइज भी ज़ोडियाक के जूते के साइज से मिलता था। गजब की बात तो ये थी कि थोड़ी बहुत पूछताछ में उन्हें ये भी मालूम पड़ जाता है कि
कि डार्लेन से लेकर जितने भी मर्डर्स हुए हैं उन जगहों के आसपास ऑर्थर की भी मौजूदगी रही थी। और तो और वो जो घड़ी पहनता था उसका निशान भी ज़ोडियाक जैसा ही था, जिससे उन्हें उस पर शक हो जाता है। लेकिन एक सबूत के अभाव के कारण वो उसे अभी पकड़ नहीं सकते। दरअसल दोस्तों, ऑर्थर लेफ्ट हैंडेड था और जो लेटर ज़ोडियाक ने लिखे थे उसे राइट हैंड से लिखे गए थे। इसलिए और सुराग की तलाश में डेव अपने साथियों के साथ ऑर्थर के घर वालों से मिलता है। वहीं दूसरी तरफ ज़ोडियाक के केस को पॉल ने इतना पर्सनली ले लिया था कि अब वो हद से ज्यादा पीने लगा था, जिसके कारण वो अपने काम में भी फोकस नहीं कर पा रहा था। और इसी वजह से जब चीफ उससे कहते हैं कि अब वो ज़ोडियाक से जुड़ी कोई भी चीज अपने अखबार में नहीं छापेंगे, तो पॉल नौकरी ही छोड़ देता है। अब इस बात को 4 साल हो जाते हैं और अभी तक ज़ोडियाक के बारे में शासन, प्रशासन, पुलिस, मीडिया हर कोई अनजान था। उल्टा इस खूनी के ऊपर पिक्चर भी बन गई थी, जिसे देखकर लोग पुलिस प्रशासन का मजाक उड़ा रहे थे। ऐसी बेइज्जती हो रही थी कि डेव का पार्टनर आर्मस्ट्रॉन्ग इससे तंग आकर अपना ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट में ले लेता है। वहीं पॉल की जगह पर अब दूसरे रिपोर्टर को काम पर रख लिया गया था। सभी लोग ज़ोडियाक को भूल गए थे और ज़ोडियाक ने भी अब खत लिखना बंद कर दिया था। पर रॉबर्ट अभी भी अपने काम पर लगा रहता है और वो ज़ोडियाक के ऊपर एक किताब लिखने का फैसला करता है। ज़ोडियाक से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए वो पॉल के पास जाता है। पर रॉबर्ट को देखकर पॉल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कहता है कि इतने सालों में तुम आज मुझसे मिलने आए हो, वो भी काम के लिए। कहाँ गई तुम्हारी दोस्ती? तुम अभी तक उस सरफिरे कातिल के पीछे पड़े हो जिसे दुनिया भूल चुकी है। दोस्त, यहाँ से दफा हो जाओ। दुनिया में आज भी सैकड़ों मर्डर हो रहे हैं, तुम्हें उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। रॉबर्ट वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो आज भी हार नहीं मानता और ज़ोडियाक की एक एक जानकारी इकट्ठा करने लगता है। रॉबर्ट इस काम में इतना डीपली चला गया था कि वो अपने बीवी बच्चों को भी भूल गया था, जिसके कारण उसके परिवार वाले भी अब उससे गुस्सा रहने लगे थे। हालात तो तब बिगड़ जाते हैं जब रॉबर्ट अपने एक इंटरव्यू में सबके सामने ज़ोडियाक के ऊपर किताब लिखने का ऐलान कर देता है। इससे उसके घर में डेली अननोन कॉल्स आने लगी थी, यहाँ तक कि अब उसके बच्चों की भी जिंदगी खतरे में आ जाती है, जिससे तंग आकर उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब रॉबर्ट अपनी किताब के जरूरी तथ्यों के लिए डेव के पास जाता है, जो उसे बताता है कि ज़ोडियाक से जुड़ी सभी जरूरी फाइल्स तुम्हें रिवरसाइड पुलिस स्टेशन पर कैन मार्लो के पास मिल जाएंगी। रॉबर्ट की लाख गुजारिशों के बाद कैन मान जाता है और उसे डार्लेन और बाकी लोगों की फाइल सौंप देता है। देखते देखते इस केस को पूरे 9 साल बीत जाते हैं। एक रोज डेव को क्रॉनिकल्स के दफ्तर से फोन आता है, जहाँ पर ज़ोडियाक ने फिर से एक लेटर लिखा था, जिसमें उसने लिखा था कि उसकी नजर डेव पर 24 घंटे रहती है ताकि पुलिस इस केस को रीओपन करे। लेकिन प्रशासन को लगता है कि ये खत किसी और ने नहीं बल्कि डेव ने ही पब्लिसिटी के लिए लिखवाया है, जिसकी वजह से उसे केस से हटा दिया जाता है। वहीं खोजबीन में रॉबर्ट को पता चलता है कि डार्लेन के खून के पीछे उसका दोस्त जॉर्ज हो सकता है, क्योंकि जॉर्ज उसे बहुत चाहता था और उसके पीछे लगा रहता था। इसलिए वो अपनी पड़ताल शुरू करता है और इस सिलसिले में वो डार्लेन की बहन लिंडा से मिलता है, जो उसे बताती है कि उसकी बहन के पीछे जॉर्ज नाम का शख्स नहीं था बल्कि ली था। इस नाम को सुनने के बाद रॉबर्ट का माथा घूम जाता है और उसे याद आता है कि ऑर्थर का पूरा नाम ऑर्थर ली है, यानी कि वही असली ज़ोडियाक है। अब रॉबर्ट भागते हुए ज़ोडियाक का केस इन्वेस्टिगेट कर रहे नए ऑफिसर को बताता है, लेकिन वो इस बात को बेहद ही हल्के में ले लेता है, जिसके बाद रॉबर्ट को काफी अफसोस होता है। अब उसकी कोई भी सुनने वाला नहीं था। इनफैक्ट उसके चक्कर में उसका परिवार भी अलग हो चुका था, जिसकी वजह से रॉबर्ट की हालत भी पॉल जैसी हो गई थी। ऐसे ही एक दिन रॉबर्ट की पत्नी उससे मिलने आती है और उसे कुछ लेटर्स सौंपती है, जो कि उसके नाम पर कुछ दिनों पहले घर आए थे। इन्हीं लेटर्स में ऑर्थर ली का ड्राइविंग लाइसेंस था, जिसमें उसकी बर्थ डेट लिखी थी। ऑर्थर की बर्थ डेट देखकर एक बार फिर से रॉबर्ट का दिमाग घूम जाता है, जो थी 18 दिसंबर। दोस्तों, ये वही दिन था जिस दिन कुछ साल पहले ज़ोडियाक ने मशहूर वकील मेलविन की असिस्टेंट को कॉल करके बताया था कि उसका आज जन्मदिन है। इससे रॉबर्ट को साफ हो चुका था कि असली कातिल ऑर्थर ही है और वो अपने दोस्त डेव के घर उसे इस सच्चाई से वाकिफ करवाने जाता है। लेकिन बेचारा डेव तो इस केस से सस्पेंड हो चुका था। वो आखिरकार करता भी तो क्या करता। दोनों बातें करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि बीच में कुछ सालों से जब ऑर्थर किसी दूसरे केस के चलते जेल में था, तभी ज़ोडियाक के खत आना भी बंद थे। यहाँ तक कि कोई मर्डर भी नहीं हुआ था। और जैसे ही ऑर्थर जेल से बाहर आता है, उन्हें क्रॉनिकल्स में दोबारा एक खत मिलता है। पर परेशानी ये थी कि वो लोग इतने सबूत होने के बावजूद भी उसके खिलाफ कोई फिजिकल एविडेंस नहीं जुटा पाए थे, ना तो मर्डर वेपन और ना ही उसके खून के नमूने, जिससे ये मालूम पड़ सके कि सारे मर्डर ऑर्थर ने ही किए हैं।
जिस पर डेव उसे यही सलाह देता है कि वो अपनी किताब खत्म करके अपनी जिंदगी को नए मायने से शुरू करे। पर रॉबर्ट के दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ जोडियाक को बेनकाब करना ही घूम रहा था। वो जोडियाक का पता ढूंढ निकालता है और उसके पास जाता है और उसके सामने खड़े होकर उससे नजरें मिलाता है। आर्थर उसे पहचान भी लेता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोलते। इसके बाद कहानी 22 साल बाद शिफ्ट होती है, यानी कि 1991 में। यहाँ अब इस केस को कोई दूसरा ऑफिसर ही इन्वेस्टिगेट कर रहा था। छानबीन अब भी जारी थी और इसी दौरान डार्लिन का बॉयफ्रेंड माइक पुलिस से बात करने में अपनी सहमति जताता है और वो आर्थर ली की शक्ल देखकर उसको ही खूनी बताता है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ जाती है और वो आर्थर को पकड़ने जाती है। पुलिस इससे पहले कि आर्थर ली से पूछताछ कर पाती, हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। वहीं जब इस केस को डीएनए सैंपल की मदद से मैच कराया जाता है तो मालूम पड़ता है कि जोडियाक और आर्थर के रिपोर्ट एक दूसरे से काफी अलग हैं। जिसके बाद सैन फ्रांसिस्को और उसके इर्द गिर्द के सभी जगहों पर जोडियाक आज भी एक मोस्ट वांटेड मुजरिम के तौर पर जाना जाता है, जिसे पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।